नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। लोगों को चुनाव का इंतजार नहीं है, बल्कि इस बार छत्तीसगढ़ में पिटारों का इंतजार है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने पिटारे में क्या कुछ मुफ्त देना चाहते हैं, क्या कुछ पैकेज देना चाहते हैं जिसे सौगात कहा जा रहा है। क्या वास्तव में वो सौगात है या चुनाव के पहले घोषणाओं के रूप में कोई बहुत बड़ी रिश्वत है। डंके की चोट पर जो खुलेआम कहा जाता है कि हम धान की कीमत 3,000 रुपये देंगे, पूरे भारत में दरअसल ये रेट कहीं नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए इसे सौगात बताकर दिया जा रहा है। वास्तव में जब किसानों का भला होगा तो जाहिर तौर पर बहुसंख्यक आबादी उसके साथ जाएगी जो किसानों की भलाई की बात करेगा। मोदी सरकार कहा करती थी कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे। इस दिशा में कोशिश भी हुई, 3 कृषि कानून बनाए गए, लेकिन पंजाब और हरियाणा सहित कुछ अन्य इलाकों में कुछ लाख किसान सड़क पर बैठ गए और आखिरकार वो 3 कानून जिसे देश भर के विशेषज्ञों ने देश के 14 करोड़ किसानों के लिए बनाया था, वो कानून आखिरकार वापस लेना पड़ा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जो नई सूरत नज़र आ रही है उसे हमें ध्यान से देखना होगा, समझना होगा कि वास्तव में यह किसानों के लिए लंबे समय तक लाभ देने वाली कोई योजना है या क्षणिक चुनाव के फायदे के लिए कोई सौगात दी जा रही है। दरअसल आने वाली 2 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है। हालांकि कांग्रेस की ओर से गांधी परिवार के माध्यम से 2 किस्तों में अपनी घोषणाओं को जारी किया गया। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से घोषणा पत्र से नाम नहीं दिया, लेकिन जब कांग्रेस के 2 पावरफुल गांधी परिवार के नेता कुछ घोषणा करेंगे तो उसे घोषणा पत्र ही माना जाएगा। पहले राहुल गांधी ने और उसके बाद प्रियंका गांधी ने सिलेंडर में 500 रुपये सब्सिडी और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त वाली बात कहकर जाहिर कर दिया कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में सौगातें कैसे मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान है कांग्रेस और भाजपा के इन्हीं घोषणा पत्रों की तरफ। पार्टी चाहे जो भी जीते, सौगातें तो जनता को मिलेगी। वास्तव में ये कैसी सौगात है इसे समझना होगा, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे उसे भी समझना होगा, कैसा अर्थतंत्र होगा इसे भी समझना होगा, इसका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में कितना गहरा असर होगा। छत्तीसगढ़ के अस्तित्व के लिए ऐसी योजनाएं और ऐसी भारी भरकम सब्सिडी कहां तक जायज़ है, इस पर चिंतन करना होगा। 2 नवंबर को भाजपा द्वारा जिन घोषणा पत्र को जारी करने की संभावना है, अंदर खाने की कुछ बातें हमारे पास आई है, उसे भी हमें गहराई से समझना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 50 बिंदुओं पर बहुत गहराई से काम किया। लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख है धान की कीमत, जहां छत्तीसगढ़ की करीब 60% आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है। ये कीमत 3,000 रुपये से बढ़ा कर देने की बात हो रही है। हेलीकॉप्टर में तीर्थयात्रा करवाने सहित तमाम योजनाओं की जानकारी अब मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से दे रहा हूँ। धान की कीमत 3,000 रुपये से भी ज़्यादा देने की तैयारी हो चुकी है। कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड साफ करना चाहेगी। महिलाओं को जोड़ने के लिए हर महीने 1,500 रुपये देने का वादा हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं के स्वावलंबन के लिए घोषणा पत्र में काफ़ी बिंदु समाहित किए गए हैं। पीएम आवास को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई बहुत बड़ी घोषणा करवाई जा सकती है। घोषणा पत्र में पीएम आवास एक बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही युवाओं को जोड़ने के लिए खाली पदों की भर्ती और खेल मैदान जैसी तमाम योजनाएं जोड़ी गई है। इस बार के घोषणा पत्र में सीधे तौर पर रोजगार के अलावा नौकरी देने की गारंटी भी इसमें समाहित है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में हर हाथ में हुनर और नौकरी की गारंटी का वादा कर सकती है। इसके अलावा राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान भी समाहित होगा। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी सीजीपीएससी के मेरिट सूची में हुए घोटाले की जांच के नाम पर सीधे तौर पर युवाओं से खुद को कनेक्ट कर सकती है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लाखों युवा बरसों से
अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके अरमानों का कुठाराघात हुआ उस पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही आंदोलन कर चुकी है, तो जाहिर तौर पर घोषणा पत्र में ऐसे मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर दे तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी घोषणाएं सीधे तौर पर 15 से 20 सीटों का फर्क ला सकती है। जिस हालात में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से हार जीत का अंतर रहा है, पिछले 4 चुनावों की अगर मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में ही ये अंतर बहुत बड़ा था 10% का। यदि मैं उसके पहले के 3 चुनाव की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी महज 2.5% वोट ज्यादा लेकर कांग्रेस से सरकार बना सकी थी। तब मुकाबला त्रिकोणीय था। उस समय विद्याचरण शुक्ला वाली एनसीपी 2003 में तकरीबन 7.5% वोट ले सकी थी, जबकि 2008 में भारतीय जनता पार्टी को महज 1.42% वोट ही ज्यादा मिले थे, लेकिन सीटों का अंतर 10 से भी ज्यादा था। लेकिन उसके बाद 2013 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर महज 0.72% तक घट गया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार और संगठन के रणनीतिकारों ने उस परिणाम से शायद कोई सबक नहीं लिया होगा और कुछ ज्यादा ही फील गुड हो गया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में वोटों का अंतर करीब 10% तक बढ़ गया। लेकिन परिस्थितियां अब एकदम जुदा है। पूरा मामला घोषणा पत्र पर आकर टिका है। इसी घोषणा पत्र पर तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी, जनता किसके घोषणा पत्र पर अपना बहुमूल्य वोट देती है। 2 नवंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा होगी, लेकिन अंदर खाने की ढेर सारी बातें घोषणा पत्र बनाने वाले कुछ हमारे शुभचिंतकों ने जो हम तक जानकारी उपलब्ध कराई है उसे गहराई से समझना होगा। साथ ही हमें देखना होगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ढेर सारी घोषणाएं लेकर आती है तो कांग्रेस भी अपने पिटारे में हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा देने का वादा कर दे। हालांकि वो अलग बात है ऐसे वादों में कितनी सच्चाई होती है। वैसे यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि 2018 में जब मैदान में थर्ड फ्रंट भी था, बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस मिलकर लड़ रहे थे, तब से स्थिति भले ही अलग है, लेकिन जोगी कांग्रेस की ओर से सीधे 4000 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की घोषणा कर दी गई और अब जोगी परिवार के नाम पर बनी है पार्टी, उस पार्टी के सर्वे सर्वा और एक तरह से मालिकाना हक रखने वाले अमित जोगी पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं। पाटन में वो सीधे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद विजय बघेल को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। उनकी चुनौती में कितनी गंभीरता है स्थानीय जनता भी जानती है और राजनीति के जानकार भी उसे अच्छी तरह समझते हैं। कुछ हो ना हो, कोई गधे में बैठकर, कोई हाथी में बैठकर, कोई बैलगाड़ी में बैठकर सुर्खियां बटोरता है तो कोई किसी के खिलाफ चुनाव लड़कर खुद को नैतिकता का सच्चा सिपाही बताकर दम ठोकता है, तब भी सुर्खियां बनती है। अमित जोगी के मुखारबिन से इन चंद पंक्तियों को आपको सुनना होगा। पाटन में पहली बार चुनाव होगा। अभी तक तो पिछले 23 साल तो एक ही परिवार के चाचा भतीजा के बीच की सेटिंग चलती रही। चुनाव तो अब होगा। पाटन में परिवर्तन तय है। जीत पाटन वासियों की ही होगी। वैसे तो चुनाव विधानसभा के 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा किसी भी हाल में छत्तीसगढ़ को नहीं छोड़ना चाहेंगे। हर हाल में किसी भी कीमत को देकर छत्तीसगढ़ फतह करने का संकल्प लेकर निकले कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया। इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। भाजपा के नेता यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या छत्तीसगढ़ में डीपीएस केपीएस जैसे स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, क्या निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। दरअसल यहाँ समझने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा वैसे ही पहले से ही मुफ्त है। और रही बात कॉलेज की, तो सरकारी कॉलेज में जहाँ से मैं खुद पढ़कर निकला हूँ आज भी लगभग वही फीस है जो आज से 20-25 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन ऐसे में केजी से लेकर पीजी तक ये तुकबंदी तो बहुत अच्छी लगती है, बेहद लुभावनी लगती है, लेकिन आम जनता भी बाल की खाल नहीं निकालती, सीधे खाल के रंग को समझ जाती है। आजकल के दौर में ज़्यादा समझने और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। गूगल का दौर है, इंटरनेट की दुनिया है।
है, हर कोई कीवर्ड से सर्च कर सारे विषयों को निकाल सकता है। आप भी समझ रहे होंगे कि हमारे नेता कितने गंभीर हैं और आने वाले दिनों में अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। वैसे ये बात 16 आना सच है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की ओर से पहले ये वादा किया जा चुका है कि यहाँ धान की कीमत बढ़ते बढ़ते 3000 हो जाएगी। ये आज 2640 है, कुछ ही समय में आस्ते आस्ते बढ़ता वो 3000 तक पहुंच जाएगा। धान की कीमत, घोषणा पत्र की प्रतियोगिता और फ्री वाली पॉलिटिक्स से अब कहीं आगे पार्टी प्रवेश करने वाले एक बड़े नेता चिंतामणि महाराज की हम चर्चा करेंगे। दरअसल चिंतामणि महाराज पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। उन्हें 2004 से 8 तक पूर्ववर्ती रमन सरकार ने सांस्कृतिक बोर्ड का चेयरमैन बनाया, लेकिन 2008 में जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय जोर आजमाया, चुनाव हार गए। 2013 में कांग्रेस प्रवेश करने के बाद वहां उन्हें विधानसभा की टिकट मिली, 2 बार लगातार जीते, लेकिन इस बार जब टिकट नहीं मिली तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। संत गहिरा गुरु के पुत्र चिंतामणि महाराज का सरगुजा क्षेत्र में खासा प्रभाव है, खासकर 6 विधानसभा में उनके अनुयायियों की गहरी पैठ है। संत को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चिंतामणि महाराज कोई मंझे हुए पॉलिटिशियन नहीं है। वो बंद कमरे में अंदर की गई बातों को भी सार्वजनिक कर देते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी भाजपा के नेताओं से बात हुई और मैं अंबिकापुर से टी.एस. सिंहदेव बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता था। मुझे यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया। बावजूद इसके चिंतामणि महाराज भाजपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन टी.एस. सिंहदेव बाबा के समर्थक खुश हैं क्योंकि चिंतामणि महाराज टी.एस. सिंहदेव बाबा को अच्छी टक्कर दे सकते थे। वैसे भाजपा के राजेश अग्रवाल के बारे में ढेर सारी बातें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये समझने की बात है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सोशल मीडिया विंग भाजपा से अलग अलग प्लेटफॉर्म में कहीं आगे है। वैसे भारतीय जनता पार्टी फेसबुक में कांग्रेस से कहीं आगे है, लेकिन इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब में कांग्रेस भाजपा से कहीं आगे है। लेकिन देश भर की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया विंग के मुकाबले कोई पार्टी आसपास भी नहीं फटकती, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति कुछ अलग है। दरअसल राजनीति में जो बातें सीधी सीधी नहीं कही जाती, अब वीडियो बनाकर सीधे समझा दी जाती है। भले ही ऐसे वीडियो में सच्चाई हो ना हो, माहौल तो बना दिया जाता है और ऐसा ही माहौल जनता के वोट को भ्रमित भी कर सकता है, क्योंकि इंसानों के बारे में कहा जाता है कि इंसान भेड़ चाल चलता है। लेकिन हम आपको सजग करना चाहेंगे, खासकर ऐसे लोगों से जो अवसर के दोस्त होते हैं। ऐसे अवसर के दोस्त न तो समाज के लिए हितकारी होते हैं, न देश के लिए होते हैं और न ही लोकतंत्र के लिए। ऐसे लोग जनता के सच्चे सेवक हो सकते हैं। वो अलग बात है कि जनता का सच्चा सेवक और खुद को आपका भाई और नौकर तक कहने वाले नेता बेईमानी से वोट हथियाते हैं, और ऐसे मूल्यविहीन लोगों को हमें पहचानना होगा, क्योंकि सवाल देश, समाज और हमारे भविष्य का है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना बुरे लोगों का हमेशा की तरह कब्जा होगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।